सर, मेरा एक सवाल था कि ये आदिवासी कौन है? आदिवासी। जी सर। आदिवासी दो शब्दों से बना हुआ शब्द है। आदि और वासी। आदि का मतलब है सबसे प्राचीन, और वासी का मतलब है निवास करने वाले। पृथ्वी की जब उत्पत्ति हुई तो सबसे पहले वनस्पति जगत, पशु जगत और मानव जगत। तो मानव जगत में सबसे पहले जन्म लेने वाले वो निवासी जो लगभग आज से 25 लाख वर्ष पहले से पाषाण काल से चले आ रहे हैं, एक ही स्थान पर एक ही विशिष्ट संस्कृति के साथ, और जल, जंगल और जमीन बचाते हुए आज तक प्रकृति की पूजा करते हैं, पेड़ों की पूजा करते हैं, नदियों की पूजा करते हैं, झीलों की पूजा करते हैं, पर्यावरण की पूजा करते हैं, जीव जंतुओं की पूजा करते हैं, और कंदराओं में, गुफाओं में निवास करने वालों को आदिवासी कहा जाता था। और आज भी वो आदिवासी लाखों वर्ष से अपनी संस्कृति को बचाते हुए प्रकृति की पूजा कर रहे हैं, आदिवासी कहलाते हैं। सर, तो आदिवासियों का इतिहास क्या है? पहला मानव जो पृथ्वी पे आया तब से ही आदिवासियों का इतिहास आज तक चला आ रहा है। पूरा पाषाण काल हो, चाहे मध्य पाषाण काल हो, चाहे नव पाषाण काल हो, सब में आदिवासियों के साक्ष्य मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जो भारत की या विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताएं थी, आदिवासियों के वहां साक्ष्य मिले हैं। वैदिक काल, रामायण, महाभारत, जनपद युगीन भारत, मौर्य काल, गुप्त काल, हर्षवर्धन युगीन भारत, राजपूत काल, लगातार आदिवासियों का इतिहास मिला है। किष्किंधा कांड हो, सबरी माता का हो, अर्जुन के साथ जो कहते हैं ना कि समय समय की बात है, समय बड़ा बलवान, भीलन लूटी गोपिका, बे अर्जुन बे पान। रामायण में भी, महाभारत में भी और इतिहास के हर वंश में आदिवासियों की विशिष्ट भूमिका रही है। अब राजपूत युगीन भारत में जब गोरी गजनी के आक्रमण हुए तो ये कहा जाता है इतिहास में कि गोरी और गजनी ने भी आदिवासियों के देवताओं को छेड़ने की हिम्मत तक नहीं की। मुगल राजा किसी भी स्थिति में आदिवासी समुदाय से पंगा लेना अच्छा नहीं समझते थे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि महाराणा प्रताप और महाराजा शिवाजी की सेना के जितने भी सेनापति थे, विश्वसनीय सेनापति, उनमें आदिवासी सेनापतियों का बहुत बड़ा महत्व था। और यदि आप और ज्यादा गहराई में जाते हो तो राजस्थान के इतिहास लिखने वाले कर्नल जेम्स टॉड ये लिखते हैं कि महाराणा प्रताप जिस युग में थे, उस युग में मुगल सम्राट अकबर इतने ताकतवर थे जिसकी अपन व्याख्या नहीं कर सकते। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ,
अकबर हर स्थिति में यह चाहता था कि प्रताप को पकड़ा जाए। कर्नल टॉड ने लिखा कि अकबर को जब ये खबर रहती थी कि आदिवासी समुदाय अर्थात भील, मीणा, सहरिया, गरासिया राजपूत राजा के साथ चारों तरफ सुरक्षा कवच में हैं और किसी भी स्थिति में ये आदिवासी महाराणा प्रताप को धोखा नहीं दे सकते, तो कहते हैं ना, ही हार के, देसी भाषा में बोलते हैं, ही हार के अकबर भी थक गया और महाराणा प्रताप आज इतिहास में अमर हो गए। महाराष्ट्र में महाराजा शिवाजी के बारे में भी यही कहा जाता है, अंग्रेजों को सबसे ज्यादा किसी ने नचाया, थकाया, वो आदिवासी समुदाय था। बिरसा मुंडा, तिलक माझी, सिद्धू कानू, बहुत सारे लोग। अंग्रेज सबसे ज्यादा यदि डरते थे ना सीधे सट, तो आदिवासियों से डरते थे, जनजाति समुदाय से डरते थे। और सबसे बड़ी बात यह आती है कि इनका इतना बड़ा जो इतिहास था, लेकिन बाद में स्वतंत्रता के समय ये छिन्न भिन्न हो गए। कहते हैं कि जानवरों की तरह बिखर गए, शक्तिहीन हो गए, कमजोर पड़ गए। ऐसा क्यों हुआ? जी सर, विश्व, भारत और राजस्थान में आदिवासियों की स्थिति क्या है सर? देखिए, विश्व में लगभग 50-55 करोड़ आदिवासी निवास करते हैं। विश्व की 22% भूमि पर आदिवासी रहते हैं। लगभग 60,000 भाषाएं बोलते हैं और 5,000 जनजातीय समूह विश्व में निवास करता है। भारत में करीब 13.5 करोड़, 14 करोड़ आदिवासी रहते हैं। भारत की 15% भूमि पर निवास करते हैं। लगभग 710 जनजातीय समूहों में निवास करता है भारत का आदिवासी। और आप राजस्थान की जानकारी चाहते हैं तो लगभग 1 करोड़ 14,56,222 आज की स्थिति में आदिवासी निवास करते हैं। अब ये आदिवासी समुदाय बहुत बड़ा है, लेकिन संगठित नहीं है, बिखरा बिखरा है। तो सर, आदिवासी दिवस मनाया क्यों जाता है? इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, जैसे बहुत बड़ा इतिहास है। यदि आप विस्तार से जानना चाहते हो तो मैंने आपको बताया कि पाषाण कालीन भारत में भी आदिवासी थे। प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत में 13वीं शताब्दी तक आदिवासियों के राज हुआ करते थे। विशाल साम्राज्य थे और ये जनजाति के जो राजा थे, ये लोकतांत्रिक तरीके से राज करते थे, जिनकी विश्व में बहुत बड़ी पहचान थी। धीरे धीरे समय बदला, बहुत सारे देशों में, यूरोप में पुनर्जागरण आया, धर्म सुधार आंदोलन हुए। विकसित अगड़ी जाति के लोगों ने जब साम्राज्य विस्तार किया, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, बड़े बड़े हाईवे रोड बनाए, बड़े बड़े शहर बसने लगे, रेलों की शुरुआत हुई। रेल के लिए कोयले की जरूरत पड़ी। अब कोयला कहां मिलेगा? लकड़ी काटने से, जंगलों में। तो इन जंगलों में ही तो निवास करते हैं आदिवासी। लेकिन जो विकसित लोग थे, जिनको विकास करना था, उनको हर स्थिति में फैक्ट्रियां लगानी थी, बड़े बड़े शहर बसाने थे, बड़े बड़े हाईवे निकालने थे, सोने और चांदी की
जरूरत पड़ी बड़ी बड़ी माइंस खोदने लगे। ये आदिवासी जिस भूमि पर निवास करते थे वो भूमि उनसे छीन ली गई। अर्थात आदिवासियों को जल से, जंगल से और जमीन से विस्थापित कर दिया गया। ये आदिवासी अपनी जमीन पर किराए के बन गए। खाने को रोटी नहीं बची, पहनने को कपड़े नहीं बचे, ये लोग भूखे मरने लगे। और इनकी इतनी विशिष्ट संस्कृति, रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज खत्म होने लगे। शिक्षा का विस्तार हुआ तो जो अगड़े लोग थे, विकसित देश थे, जहां मानवतावादी लोग थे, वैज्ञानिक नजरिए के लोग थे, उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में लाखों शिकायतें भेज दी। लोगों को जानकारी हुई कि संयुक्त राष्ट्र संघ मानवतावादी विचारधारा का है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में चिंता हुई कि आदिवासियों की जो स्थिति है ये जानी जाए। लाखों शिकायत आ रही है। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशेषता है कि वो प्राचीन पुरानी संस्कृति को महत्व देता है, जो कहां मिलती है, आदिवासियों के यहां पर। तो जैसे ही हजारों लाखों शिकायतें पहुंची तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने इन जनजातियों की वास्तविक स्थिति को जानने के लिए जोस आर मार्टिनेज, विद्यार्थियों के लिए तो बहुत अच्छा सवाल है ये सर, जोस आर मार्टिनेज नामक एक अधिकारी की नियुक्ति की। अब इस जोस आर मार्टिनेज को विश्व के तमाम देशों में जा करके आदिवासियों की वास्तविक स्थिति का पता करना था। मार्टिनेज गया, उनकी टीम गई। उन्होंने जब आदिवासियों की हकीकत संयुक्त राष्ट्र संघ को सौंपी, संयुक्त राष्ट्र संघ रोया और संयुक्त राष्ट्र संघ ने स्पष्ट बोला कि हम एक दंत विहीन और विष विहीन सर्प की जिंदगी जी रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में इतनी चिंता हुई कि हम ये संगठन जो विश्व की सबसे बड़ी पंचायत लेके बैठे हैं, इस संसार में आदिवासियों की स्थिति क्यों खराब हो गई। वो आदिवासियों की संस्कृति को बचाना चाहते थे, उनकी विशिष्ट भाषाओं को बचाना चाहते थे। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक संगठन बनाया, वर्किंग ग्रुप ऑन इंडिजिनियस पॉपुलेशन। जी सर, ये भी विद्यार्थियों को याद करने वाली बात है। बिल्कुल। वर्किंग ग्रुप ऑन इंडिजिनियस पॉपुलेशन। इस संगठन ने जब पूरी जानकारी देखी, आदिवासियों की बुरी से बुरी स्थिति, खाने को दाने नहीं, पहनने को कपड़े नहीं, अपनी जमीन से बेदखल हो गए, तो पहली बार 9 अगस्त 1982 को स्विट्जरलैंड की बहुत बड़े शहर जिनेवा में विश्व के आदिवासियों का एक सम्मेलन हुआ। तो सर, ये 9 अगस्त को ही क्यों मनाते हैं आदिवासी दिवस? अभी मैं पहले पूरी बात बता दूं जी। 9 अगस्त 1982 को विश्व में तमाम आदिवासी लीडर जिनेवा में मिले और आदिवासियों की स्थिति को बेहतरीन बनाने के लिए एक बहुत अच्छा प्रारूप तैयार किया गया। लेकिन सबसे बड़ी समस्या विकसित देश और विकसित जातियों ने विरोध कर दिया। यदि प्रारूप में यह लिखा हुआ था कि स्वायत्त शासी संस्थाओं से जीने वाले हैं, रूढ़िवादी परंपरागतवादी तरीके से जीते हैं आदिवासी, यदि इनको रजिस्ट्री कर दिया, इनका रजिस्ट्रेशन ढंग से कर दिया, तो ये जल और जंगल जमीन इनके ही हो जाएंगे। प्रारूप तो बन गया 9 अगस्त 1982 में।
लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ की हिम्मत नहीं पड़ रही है आदिवासियों के लिए और अच्छी स्थिति लाने की। 12 साल तक ये फाइल दबी रही, लेकिन आदिवासी आंदोलन ज्यादा से ज्यादा चलते रहे। विश्व में बहुत पढ़े लिखे विकसित देशों के लोग, बड़ी जातियों के जो मानवतावादी लोग हैं, जो समान विचारधारा विश्व में लागू करना चाहते हैं, 23 दिसंबर 2094 को वापस बहुत बड़ा आयोजन हुआ संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा का, और ये घोषणा कर दी कि आदिवासियों की स्थिति को, उनकी प्राचीन इतिहास, गौरवमय इतिहास को वापस धरातल पर लाने के लिए, समझाने के लिए, देखने के लिए, संस्कृति को समझने के लिए 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस घोषित कर दिया। तो और पहली बार 1995 में 9 अगस्त 1995 को प्रथम आदिवासी दिवस मनाना शुरू हो गया। आदिवासियों ने अपना इतिहास देखा, समझा, और तब से ये आदिवासी दिवस जारी है। आज से 2 दिन बाद में ये भारत में, पूरे विश्व में मनाया जाएगा। तो सर, क्या ये एक त्योहार है? इसको त्योहार के रूप में क्यों मनाते हैं? देखिए, भगवान राम को हम कब याद करते हैं? वैसे तो हमेशा ही करते हैं जी, लेकिन दीपावली का जो त्योहार है वो किसका है? भगवान राम को याद करने का। गोवर्धन किसको है? जन्माष्टमी किसको है? भगवान कृष्ण को याद करने का। होली किस लिए मनाई जाती है? प्रहलाद के, हिरण्यकश्यप के आतंक की बात का। हर त्योहार किसी न किसी कारण लिए होता है। तो पूरे विश्व में बड़े से बड़े त्योहारों में, चाहे क्रिसमस हो, ईद हो, होली हो, दीपावली हो, ऐसे ही आदिवासियों का सबसे बड़ा त्योहार 172 देशों के 50 करोड़ आदिवासी 9 अगस्त को त्योहार मनाते हैं। प्रकृति की पूजा करते हैं, पेड़ पौधों की पूजा करते हैं, नदी नाले झीलों की पूजा करते हैं, जीव जंतुओं की पूजा करते हैं, घर घर पर अपनी चौखट पर दीपक जलाते हैं। मैं ये कहूं कि आज ये प्रकृति जो मुस्कुरा रही है, 9 अगस्त को ये सच है कि प्रकृति इठलाती है, मुस्कुराती है अपने आदिवासियों के त्योहार पर। इसलिए ये दुनिया का बड़ा त्योहार माना जाता है। तो सर, इसको 9 अगस्त को ही क्यों मनाया जाता है? इसके पीछे का कोई राज? इसके पीछे का राज ये है कि सालों साल तक आदिवासियों ने जब आंदोलन किए, 9 अगस्त 1982 स्विट्जरलैंड के बड़े शहर जिनेवा में विश्व के आदिवासी और संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिनिधि आदिवासियों के हित के लिए एकत्रित हुए और वो आदिवासी समुदाय को आगे देखना चाहते थे, आधुनिक धारा में जोड़ना चाहते थे। 12 साल तक फाइल दबी रही। 23 दिसंबर 1994 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा, मानवाधिकार आयोग द्वारा विश्व आदिवासी दिवस घोषित किया गया और पहली बार 1995 9 अगस्त 1995 को आदिवासी दिवस मनाया गया। अब आदिवासी दिवस जब मनाया गया तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने संसार के सभी देशों में ये प्रारूप भेजा, मसौदा भेजा। आज 172 देशों ने संयुक्त राष्ट्र संघ के इस मसौदे को स्वीकार कर लिया, आदिवासी दिवस को। भारतीय संविधान में आदिवासी शब्द जो है उसके स्थान पर अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल्ड ट्राइब, एसटी लिखा हुआ है। अब आदिवासियों ने जब मांग रखी अपने अपने राज्यों से, अपने अपने देशों से, तो 31 जुलाई
वापस विद्यार्थी ध्यान दें, 31 जुलाई 2020 राजस्थान की सरकार द्वारा 9 अगस्त को सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया गया था। ये आदिवासियों के लिए एक उनका त्योहार मनाए। 9 अगस्त को आदिवासी अपनी प्राचीन गौरवमयी इतिहास को जाने, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो ये जाने कि हमारा इतिहास कैसा था। प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत में हमारे बड़े बड़े साम्राज्य थे, आदिवासी राजा हुआ करते थे, उनकी लोकतांत्रिक पहचान थी, परंपरागत और रूढ़िवादी स्वायत्त शासित निर्णय हुआ करते थे, कभी किसी प्रकार का फैसला कहीं और जगह नहीं जाता था। आज भी आदिवासियों के गांवों में पुलिस नहीं घुसती है बहुत सारी जगह, और कोई पुलिस केस हो जाता है तो गांव में उसे बदनामी मानी जाती है। क्यों? क्योंकि आदिवासी अपने फैसले स्वयं करते हैं, और विश्व में ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया की संयुक्त राष्ट्र संघ में भी बहुत बड़ी चर्चा होती है। तो आज के दिन 9 अगस्त के दिन आदिवासी ये भी सोचते हैं कि कभी हमारा साम्राज्य था, हम राजा हुआ करते थे, लेकिन हमारा इतिहास क्यों छिन्न भिन्न हो गया, हम क्यों बिखर गए, हम जानवरों की तरह हमारी स्थिति ऐसी इधर उधर क्यों हो गई। 9 अगस्त के दिन आदिवासी अपने इतिहास की जानकारी के लिए उत्सुक होते हैं। यही मेरा सवाल था सर कि जब राजा महाराजाओं के समय भी थे और अंग्रेजों से लोहा भी लिया, तो स्वतंत्रता के बाद ये छिन्न भिन्न होने का कारण क्या है? क्या इनमें अब एकता नहीं रही? ये स्पष्ट कहना पड़ेगा कि कुछ जातियों में, बड़ी बड़ी कुछ जातियों में बहुत बड़ी एकता है जी। कहने में भी नहीं रहना चाहिए। जैसे जाटों को जब देखते हैं तो कोई भी जातिगत मुद्दा होता है तो राजनीति से ऊपर उठ करके, धर्म हो चाहे संस्कृति हो, एक मंच पर बैठ जाते हैं। राजपूत समाज को भी जब देखें तो कोई भी सामूहिक मुद्दा हो, चाहे धर्म का हो चाहे किसी भी संस्कृति का हो, राजा महाराजा का हो, राजनीतिक मंच नहीं बनने देते, और एक मंच पर सब राजा महाराजा, सभी जागीरदार बैठ जाते हैं। हाँ, आदिवासियों में आज एकता नहीं है, ये जरूर स्पष्ट बोलना पड़ेगा। जैसे ही पढ़ाई तो आई, लेकिन अंग्रेजी राज में ये आदिवासी जनजाति ताकतवर थे, अंग्रेजों ने इनके टुकड़े टुकड़े करना चाहे, और कोई जागीर जमींदार वर्ग, कोई चौकीदार वर्ग, अलग अलग समूहों में विभाजन हो गया। यही एक कमी आज दिखाई देती है। ये स्पष्ट रूप से स्वीकार करना पड़ेगा कि जो आदिवासी ब्रिटिश राज में एक आवाज पर, कहते हैं ना, पहाड़ पर जब कोई एक राजा या कोई भी स्वतंत्रता सेनानी जैसे बिरसा मुंडा, तिलक माझी, सिद्धू, कानू एक आवाज लगाते थे तो पूरा आदिवासी समुदाय घर से निकल करके आ जाता था। आज वो स्थिति नहीं है। संगठन होना पड़ेगा संगठित रूप से, तभी जाकर के आदिवासियों की स्थिति का या उनके महत्व का पता चलेगा। तो सर, इसके पीछे का राज क्या रहा होगा? पढ़ाई रही है या फिर आज वर्तमान का जो परिदृश्य है वो रहा है? इसके पीछे तो राज ये है कि शिक्षा तो खैर जोड़ती है, शिक्षा कभी तोड़ती नहीं है, लेकिन इसके पीछे आप कैसे ही मान लीजिए कि जब राजनीति हावी हो जाती है, या फिर कंदराओं में रहने वाले, गुफाओं में रहने वाले, जल जंगल जमीन की रक्षा करने वाले जब दूर दूर शहरों में चले जाते हैं तो अपनी जो मूल संस्कृति होती है उसे भूल जाते हैं, और कहीं न कहीं लीकेज होता रहता है। एक दिन ऐसा आता है कि उस समाज को कमजोर होना ही पड़ता है।
तो सर अभी जैसे कि आदिवासी दिवस का खूब चर्चा है और इसमें एक शब्द है सर, जय जोहार। सर जय जोहार क्या होता है? जय जोहार तो सामान्य शब्द नहीं है, बहुत विशेष शब्द है। विश्व के डिक्शनरी में जब देखें तो ये शब्द ऊपर ही ऊपर मिलेगा। जय मतलब विजय, प्रकृति पर। जय जोहार का जब आदिवासी अभिवादन करते हैं, ये एक अभिवादन है, जैसे कहते हैं गुड मॉर्निंग, नमस्कार, ऐसे जय जोहार आदिवासी जब मिलता है तो प्रेम, इसका अर्थ है प्रेम। सामने वाले को मैं पूजनीय और सम्मानीय दृष्टिकोण से सम्मान दे रहा हूं। बुजुर्गों की, गुरुओं की, क्रांतिकारियों की, उनके प्रति सम्मान के भाव प्रकट कर रहा हूं। प्रकृति की, पेड़ों की, नदियों की, झीलों की प्रति कितना सम्मान दे रहा हूं। जोहार है प्रकृति के प्राण, जोहार है संविधान के प्राण, जोहार है संस्कृति का प्राण, जोहार है आदिवासियों में एकता का प्राण, और जोहार है अंधविश्वास और असमानता को दूर करने की शक्ति। तो ये क्या है? एक अभिवादन है। इससे सभी आदिवासी महसूस करते हैं कि हम जब भी मिलें तो सामने वाले को क्या महसूस कराएं कि आप मेरे क्या हैं? सम्मानीय हैं, आप मेरे क्या हैं? पूजनीय हैं, मैं आपका सम्मान कर रहा हूं। यही तो विशेष संस्कृति है आदिवासियों की, इसलिए ये बहुत बड़ा शब्द है। तो सर इस आदिवासी दिवस पर आप समाज को और जो युवा वर्ग है उसको क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले तो समाज को यही निवेदन है, संदेश तो क्या रहेगा कि 9 अगस्त आपकी जिंदगी का एक सबसे बड़ा त्योहार आता है साल में। बड़े उत्साह के साथ, जोश के साथ, शौर्य के साथ, पराक्रम के साथ, साहस के साथ और वीरता के साथ इसे मनाएं और अपना इतिहास, जो हमारे बड़े बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, पढ़े लिखे नहीं है, वो बच्चों को बैठाए और अपना प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास को जाने कि हमारी क्या स्थिति थी, हम कौन थे, क्या हमारे शासन था, क्या हमारा राज था, और ये राज हमारा क्यों छिना, ये छिन्न भिन्न क्यों हो गया। इसको पढ़े, जाने और समझे। और युवाओं से तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आप जब कभी शासक हुआ करते थे, इसके पीछे राज है। शिक्षा को इतना मजबूती से स्वीकार करो कि शिक्षा यदि तुम्हारी मजबूत है तो तुम्हारा समाज भी मजबूत है। क्यों? क्योंकि ये कहते हैं ना कि सर, मानव का सबसे बड़ा पाप क्या है? क्या कहते हैं विवेकानंद? मानव का सबसे बड़ा पाप क्या है? और वही जवाब देते हैं, अज्ञान। तो जितने भी समाज के युवा हैं वो शिक्षित हो गए तो वो अज्ञानी नहीं रहेंगे, और जब अज्ञानी नहीं रहेंगे तो उनको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता, और खुद भी कभी बेवकूफ नहीं बनेंगे। जिस दिन वो ज्ञानवान हो जाएंगे, अपनी संस्कृति को बचाएंगे, अपने समाज को बचाएंगे, अपनी धरोहर को बचाएंगे, जल को, जंगल को और जमीन को जिसने बचा लिया उसका इतिहास गौरवमय इतिहास कहलाता है। इसलिए युवाओं को और सभी बुजुर्गों को यही कहूंगा कि 9 अगस्त आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा त्योहार है।